चलिए लुसेंट जो है शुरू से बेसिक से एकदम जीरो से लेकर के सुपर हीरो तक, तो आज भारतीय इतिहास जो है लुसेंट का चल रहा है। चलिए बताइए। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैलाया उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया, यानी कि भारतों का देश। किसका देश? भारतों का देश। और यहाँ के निवासी को क्या कहा गया है? भारतीय कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय कहा गया है। चलिए, अच्छा, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, उसी के नाम पे पड़ा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, प्राचीन देश अपना भारत जो है, इसको जम्बू द्वीप क्यों कहा गया था? जामुनों का वृक्ष यहाँ पर बहुत हाँ, ज्यादा यहाँ पे जामुन की वृक्ष की बहुतायत मात्रा में मिलती थी, यानी जामुन का पेड़ जो है बहुत मिलता था, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। ठीक है। चलिए, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नाम से जोड़ते थे। कौन नाम से जोड़ते थे? इसीलिए क्या नाम पड़ गया? हिंदू। हिंदू हिंदू। चलिए, सिंधु ना कह करके हिंदू कहने लगे। चलिए, मध्यकाल में देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अच्छा बताइए, मध्यकाल में जो है शासन जो है किस मतलब इस्लामी शासक था ना, मुगल था ना। मुगल था, बाबर, अकबर। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए हिंदुस्तान किसने नाम रखा, तो क्या कहिएगा? मध्यकालीन शासक। मध्यकालीन शासकों ने इसका नाम क्या रखा? हिंदुस्तान रखा। चलिए, अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? अंग्रेज इसको क्या नाम दिए? हिंदुस्तान। इंडिया। क्या नाम दिए? इंडिया नाम दिए। चलिए ठीक है। अच्छा, कौन ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को दो भाग में बांटती है? विंध्य पर्वत है। कौन पर्वत है? विंध्य पर्वत। हाँ, विंध्य पर्वत जो है भारत को दो भाग में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में बांटती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार ये जान लीजिए, भारत की जनसंख्या का निर्धारण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, पेलियो मेडिटेरियन है, काकेसाइड है, निग्रोइड है, मंगोलाइड है। ठीक है। चलिए, भारत को इतिहास में सुविधा के अनुसार से कितना भाग में बांटा गया है? चार भाग में। कैसे बांटा गया है? 3 भाग में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। हाँ, 3 भाग में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अच्छा बताइए, ये जो 3 भाग में बांटा गया है, तो सबसे पहले किसने बांटा था? क्रिस्टोपस सेलियरस ने बांटा। ठीक है, क्रिस्टोपस सेलियरस ने बांटा। चलिए, अब करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। अच्छा बताइए, इसकी जानकारी जो मिलती है प्राचीन भारत के बारे में, कितने स्रोत है? 4 स्रोत है। कौन कौन स्रोत है बता सकते हैं? धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी का विवरण, ठीक है, संबंधी साक्ष्य, ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, 4 गो हो गया। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलिए, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अब पूछते हैं। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। क्या है? वेद है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन वेद है बताइए? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, सॉरी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे पहला वेद कौन है? सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का अथर्ववेद। वेरी गुड। चलिए आगे। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। अच्छा बताइए, संहिता मतलब क्या हुआ? नियम कानून। क्या हुआ? नियम कानून। संहिता मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, हम लोग के यहाँ चुनाव होता है, तो चुनाव में कौन सा संहिता लागू होता है? आचार संहिता लागू हो जाता है। ठीक है, जैसे सिविल संहिता हो गया, है ना, आचार संहिता हो गया, तो इसीलिए समझ लीजिए कानून है वो। क्या है? कानून। चलिए आगे। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। अच्छा, ऋग्वेद के संकलन करता महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास को माना है। चलिए पहले इसमें देखते हैं, इसमें कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल। अच्छा बताइए, वेद को अपरुषय कहा गया और नित्य कहा गया, क्यों कहा गया? इसको पुरुष द्वारा लिखा नहीं गया है। वेरी गुड। इसकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है, ठीक है ना, पुरुषों के द्वारा यानी कि मानव के द्वारा नहीं की गई, इसीलिए इसको अपरुषय कहा गया है। क्या कहा गया है? अपरुषय कहा गया। चलिए आगे। वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। चलिए, तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। हाँ, 10,462 क्या है? ऋचा है। चलिए, अच्छा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक है।
अच्छा, इस वेद से जो है किसके संबंध में जानकारी मिलती है? आर्य के संबंध में। किसके संबंध में? आर्य के संबंध में जानकारी मिलती है। किसके संबंध में? आर्य के बारे में। चलिए ठीक है। अच्छा, गायत्री मंत्र है इसमें कितने, कौन मंडल में? तीसरे मंडल में है। किसने मंडल में? तीसरे मंडल में। चलिए, गायत्री मंत्र याद है ना? चलिए ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कौन मंडल में है? तीसरे मंडल में। अच्छा, इसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने की थी। अच्छा, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? अच्छा, सावित्री कौन सा देवता है? सूर्य देवता। सावित्री कौन है? सूर्य देवता है। ठीक है ना? सावित्री कौन देवता है? इस बार भी पीएससी ट्री में पूछा गया था। ठीक है ना, कि महिला को क्या कहा जाता है? तो सविता नहीं, सविता महिला को नहीं कहा जाता है। सावित्री कहा नहीं, वनिता कहा जाता है महिला को। सविता कहा जाता है सूर्य को। ठीक है ना? सविता किसको कहा जाता है? और वनिता पर्यायवाची है किसका? महिला का, वनिता। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे। दारा भी है, दारा। चलिए, सोम जो है, सोम वनस्पति का देवता सोम, इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन मंडल में? कौन मंडल में? नवे मंडल में। कौन मंडल में? नवे मंडल में है। चलिए ठीक है, आगे। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, चतुष्वर्णीय समाज की अभिकल्पना सबसे पहले कहाँ आई है? ऋग्वेद के पहले बोलेंगे ऋग्वेद में आई है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण है। कौन कौन वर्ण है? ब्राह्मण, हाँ, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, चलिए, ब्राह्मण जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? परम पिता के मुख से हुई है। क्षत्रिय का भुजाओं से हुई है। ठीक है। और वैश्य का जंघा से, वैश्य का जंघा से। और शूद्र का चरण से हुआ है, पैर से हुआ है। समझ गए ना? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि चतुष्वर्ण समाज की अभिकल्पना सबसे पहली बार कहाँ से उद्धृत हुई है, कहाँ से आई है? ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल। चलिए आगे। धर्म सूक्त 4 प्रमुख जातियों के स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों का विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अच्छा देखिए, ऋग्वेद में 4 वर्ण जो था, ये कर्म के आधार पे था कि जन्म के आधार पे था? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पे था। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? जन्म के आधार पे। कौन आधार पे? और ये जो हो गया था ना, पहले था ऋग्वेदिक काल, और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में ही अब जो है व्यवसाय जो है कर्म के आधार पे ना होकर के जन्म के आधार पे होने लगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन पूछेगा कि चतुष्वर्णीय समाज कर्म के जगह पे जन्म के आधार पर होने लगा, तो किस काल में होने लगा? उत्तर वैदिक काल में। कौन काल में? उत्तर वैदिक काल में। चलिए, अच्छा ठीक है। ईसा और ईसवी। चलिए ठीक है। पहला भारत का जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मानी भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? विंसेंट आर्थर को। किसको जाता है? विंसेंट आर्थर स्मिथ को जाता है। ठीक है ना? विंसेंट आर्थर स्मिथ को। इन्होंने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब लिखा था। ठीक है ना? चलिए, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। पूछेगा क्वेश्चन, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे जो प्रमुख देवता थे कौन थे? इंद्र के लिए ऋग्वेद में किसने सूक्त लिखे गए? 250 सूक्त लिखे गए। अच्छा, दूसरा और महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। इसके लिए कितनी ऋचा? 200 लिखा गया है। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। किसका? अच्छा, शतपथ ब्राह्मण जो है किस ग्रंथ वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये बताइए। यजुर्वेद। किसका? यजुर्वेद का है, याद रखना है। चलिए, यजुर्वेद। कौन वेद? अभी क्या पढ़ लिए? ऋग्वेद पढ़ लिए हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं। देखिए, यजुर्वेद जो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु। क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वेद है
जो गद एवं पद दोनों में है। आयुर्वेद यजुर्वेद याद रखिएगा कौन वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग ऋग्वेद मार देता है या सामवेद मार देता है, क्योंकि सामवेद है गाने वाली, हाँ, ठीक है ना, संगीत का संगीत का जनक सामवेद है, उसको मार देता है। तो ऐसा नहीं करना है, याद रखना है। ऐसा कौन- ऐसा कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? आयुर्वेद यजुर्वेद है। कौन वेद है? यजुर्वेद। आइए साम वेद के बारे में बात करते हैं। साम का अर्थ क्या होता है? गान। गान होता है। क्या होता है? गान। गान होता है। इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जा सकने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है, ठीक है ना। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री। उदात्री। क्या कहते हैं? उदात्री। उदात्री। इसका संकलन पूर्णतः ऋग्वेद पे आधारित है। कौन वेद पे? ऋग्वेद पे। पूछेगा किस वेद का आधार ऋग्वेद है? सामवेद। सामवेद का। कौन होगा? सामवेद। सामवेद हो जाएगा। चलिए, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद है। कौन है? सामवेद। सामवेद है। चलिए, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन अथर्ववेद में मिलता है और ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे, अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। कौन ऋषि? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। इसमें कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्र से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद मिलता है। तो अथर्ववेद में औषधों का उल्लेख मिलता है। पूछेगा औषध का उल्लेख, औषध का यानी औषधि का उल्लेख जो है कौन वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है। चलिए, हाँ, जादू टोना जो है, वशीकरण, अंधविश्वास, ये सब की चर्चा इसमें, रोग निवारण जो है, समन्वय, विवाह, अविच्छेद, ये सब चीज जो है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुर्बों का राजा कहा गया है। कुर्बों का राजा कौन? परीक्षित। परीक्षित। कुर्बों का राजा परीक्षित को कहा गया है। चलिए आगे, ब्राह्मण, अरण्यक। अच्छा, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद है, ठीक है। आगे, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद के बारे में बात करते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों और अरण्यक उपनिषदों का स्थान है। इससे उत्तर वैदिक कालीन समाज संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्यान करने के लिए गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय एवं कोष्ठकी, ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? ऐतरेय कोष्ठकी। कौन कौन? बोलिए ध्यान से, ऐतरेय और अच्छा, ऐतरेय कोष्ठकी किस वेद का ब्राह्मण है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का कौन कौन ब्राह्मण है? ऐतरेय कोष्ठकी। यजुर्वेद का कौन है? तैतरीय शतपथ। तैतरीय शतपथ। तैतरीय शतपथ। तैतरीय शतपथ किस वेद का ब्राह्मण है? यजुर्वेद का। अच्छा, सामवेद पंचवीस। सामवेद पंचवीस किस वेद का है? सामवेद का। अथर्ववेद का गोपद। गोपद किसका है? अथर्ववेद का। चलिए आगे, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान होता है। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। चलिए, शतपथ में गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अच्छा, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण। किसका? शतपथ ब्राह्मण का आता है। तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है बताइए? यजुर्वेद का। किस वेद का? यजुर्वेद का। याद रखना है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। क्या है? 108 उपनिषद है। कितना उपनिषद? 108 उपनिषद है, ठीक है। 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। चलिए बताइए, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति कौन संहिता? मैत्रेयनी संहिता। कौन संहिता? मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति क्यों थी? क्योंकि इस समय में, ठीक है ना, मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को पुरुष का मुख्य तीसरा दोष बताया गया है। पहला दोष जुआ हो गया, फिर शराब हो गया। उसी तरह से तीसरा जो है दोष क्या होगा? स्त्री का संग। तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति होती है, प्राप्त होती है, ठीक है ना। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में स्त्री का जो है कद थोड़ा ऊंचा हुआ। इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बता गया है। क्या क्या कहा है? अर्धांगिनी। अच्छा, अर्धांगिनी मतलब क्या होता है? आधा अंग। क्या होता है? आधा अंग हुआ। आधा अंग किसको बोला गया है? पत्नी को, स्त्री को। स्त्री को क्या कहा गया? पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया। अच्छा, इससे संबंधित एक और बात है, शिव जी को भी अर्धनारीश्वर भी है उसका। उसमें आधा पार्वती जी, आधा शिव जी है। अर्धनारीश्वर कौन है? भगवान महादेव है। चलिए आगे। अच्छा बताइए, किस
उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। जवलोपनिषद, जवालोपनिषद, कौन उपनिषद में? जवालोपनिषद। अच्छा, 4 जो आश्रम है, कौन कौन आश्रम है, याद है? ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य, हाँ उसके बाद गृहस्थ, हाँ उसके बाद वानप्रस्थ, हाँ, उसके बाद संन्यास। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। तो ये 25-25 के रूप में विभाजित है। 25 साल जन्म से लेके 25 साल तक कौन ची? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। उसके बाद 25 से लेके 50 तक गृहस्थ, गृहस्थ जीवन, उसके और बाद 50 से 75 वानप्रस्थ, और उसके बाद 75 से 100 संन्यास। संन्यास। ठीक है ना? ठीक। चलिए आगे। वेदांग को भली भांति समझने के लिए, 6 वेद अंगों की रचना की। मतलब वेद को सही सही समझने के लिए वेदांग और सूत्र का जो है ना उल्लेख आया है, हुआ है, इसका रचना हुई है। कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। कौन कौन है? कल्प, संस्कृत, कल्प, छंद, ब्याजो निशी कच्छ। ब्याजो निशी, ब्या से हो गया व्याकरण, जो से हो गया ज्योतिष, नि से हो गया निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, और कच्छ क से हो गया कल्प, और छ से हो गया छंद। ब्याजो निशी कच्छ, ब्याजो निशी कच्छ, याद रखना है। ब्याजो निशी कच्छ। ब्या से हो गया व्याकरण, जो से हो गया ज्योतिष, नि से हो गया निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, क से हो गया कल्प, और छ से हो गया छंद। तो वेदांग की संख्या 6 है। अच्छा, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन है? गौतम सूत्र। गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म। चलिए पुराण के बारे में बात करते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी? 108, 108। अब पुराण की संख्या 18, 18 है। कौन है? 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। कौन पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। चलिए आगे, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अच्छा बताइए, पुराण के बारे में पूछेंगे, आप लोग वंश के बारे में बताइएगा कि संबंधित कौन वंश है। विष्णु पुराण कौन वंश? मौर्य विष्णु पुराण, मौर्य वंश। ठीक है। मत्स्य पुराण, सातवाहन, ठीक है। मत्स्य पुराण, सातवाहन। वायु पुराण, गुप्त वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश। अच्छा वायु गुप्त होता है तो याद रखना है, वायु दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, गुप्त रहता है, तो इसीलिए याद रखना है वायु गुप्त वंश। ठीक है। मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली, एगो आंध्रा मछली होता है ना, तो याद रखना है आंध्र सातवाहन हो गया उससे। मत्स्य आंध्र सातवाहन, याद रखना है। मत्स्य मतलब मछली, आंध्रा मछली, तो आंध्र सातवाहन। ठीक है। अब विष्णु पुराण मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश से मिलता है। चलिए आगे, पुराणों के रचिता किसको माना जाता है? लोहमर्ष ऋषि एवं इसके पुत्र उग्र सरवा को माना जाता है। पुराण का जो है रचिता किसको माना जाता है? लोमहर्ष ऋषि, उग्र, उसके पुत्र उग्र सर्वा। लोहमर्ष ऋषि और उसके पुत्र उग्र उग्र सरवा को माना जाता है। चलिए ठीक है। पुराण की संख्या तो 18 है, लेकिन केवल 5 में जो है ना राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण। इस सब में जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है, शेष में नहीं पाई जाती है। चलिए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। तो पूछेगा कि पुराण किस भाषा में रचना हुई है? पुराण की संस्कृत भाषा में। किस भाग में? संस्कृत भाषा में। चलिए, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। पुराण को क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। चलिए, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में बात करते हैं। जातक में क्या है? अच्छा, जातक कौन धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से। इनमें बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। क्या है? कहानी। अच्छा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु है। क्या है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों से वर्णित है। चलिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जातक कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातक में क्या है? बौद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। ठीक है, आगे। हाँ, अच्छा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। चलिए आगे, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ठीक है। चलिए बताइए कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र। किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से।
जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। चलिए अर्थशास्त्र के लेखक बताइए कौन? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। चाणक्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, कौटिल्य बोलिए, सब उसी का नाम है। ठीक है। कितने अधिकरण और कितने प्रकरण में विभाजित है? क्वेश्चन पूछेगा कि चाणक्य पहले पूछता था कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, आप बोलिएगा चाणक्य लिखा या विष्णुगुप्त कौटिल्य लिखा। अब पूछेगा चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण एवं कितने प्रकरण हैं? क्या कहिएगा? 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण। 180 प्रकरण, 15 अधिकरण है, 180 क्या है? प्रकरण है। चलिए, इससे कौन वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन, तो मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके अनुवादक श्याम शास्त्री हैं। चलिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कलहन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अच्छा, कलहन कौन किताब लिखा था, कौन ग्रंथ? राजतरंगिणी। कौन? अच्छा बोलेगा, राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। कहाँ का? कश्मीर का। अच्छा, कश्मीर से याद आया, कश्मीर को की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। श्रीनगर को किसने बसाया? सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। ठीक है। चलिए, अच्छा, राजतरंगिणी मतलब होता है राजाओं की नदी। क्या होता है? राजाओं की नदी। राजाओं की। इसमें 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में है। इसके लेखक कौन है? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। चलिए, अष्टाध्यायी जो है ये क्या है? अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण की किताब है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य काल के पहले के इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन शब्द का? लिपि। अच्छा बताइए, लिपि का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ? यानी सबसे पहले लिपि जो हुआ, सबसे प्राचीन लिपि का आविष्कार किधर हुआ? सुमेरिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, उसी को कहते हैं सुमेरिया, मेसोपोटामिया, वहां पे हुई थी। हाँ, ठीक है ना, याद रखना। लेकिन लिपि शब्द सबसे पहली बार कहाँ आया भारत में? अगर हम लोग का उस समय तो भारत का पूरे था, तो उस सबसे पहली बार लिपि किस ग्रंथ में आया है? लिपि का नाम अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक चचनामा के लेखक अली अहमद। चचनामा के लेखक राजतरंगिणी के लेखक राजतरंगिणी के लेखक अर्थशास्त्र के लेखक ठीक, वेरी गुड। चलिए, पतंजलि जो है सबसे पहले देखिए, गार्गी संहिता भी ज्योतिष ग्रंथ है वो। गार्गी संहिता, इसका लेखक कौन है? कात्यायन। कौन है? कात्यायन। कौन है? अच्छा, कामसूत्र का लेखक कौन है? वात्स्यायन। कौन है? याद रखना है, कात्यायन जो है, कात्यायन गार्गी संहिता, वात्स्यायन कामसूत्र। चलिए आगे, ये ज्योतिष ग्रंथ है कात्यायन का, गार्गी संहिता, लेकिन इसमें भारत पर होने वाले यवन, ठीक है, आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। चलिए, पतंजलि पुष्मित शुंग के पुरोहित थे। पुष्मित शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। अच्छा, महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि। किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। अब क्वेश्चन पूछेगा, महाभाष्य की रचना किस काल में हुई? मतलब किस राजा के शासनकाल में हुई? शुंग वंश के शासनकाल में। कौन वंश के? शुंग वंश के शासनकाल में। चलिए आगे, विदेशी यात्रियों से अब मिलने वाली जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। चलिए, सबको याद नहीं रखना है, लेकिन हम ऐसे बता देते हैं, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, ये तो याद होगा, इतिहास का पिता कहा जाता है, निवासी था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। हाँ, 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस यानी ईरान के संबंध का वर्णन मिलता है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। चलिए आगे, सिकंदर
कहाँ का शासक था बताइए? सिकंदर में दुनिया के मकदूनिया का। अब इसके पापा का नाम क्या था? फिलिप न- फिलिप। फिलिप पिताजी का नाम था? फिलिप। अब मम्मा जी का नाम, माइक जी का नाम क्या था? हैं? अरे माँ का नाम क्या था? ओलंपियस नाम था। क्या नाम था? ओलंपियस। ओलंपियस नाम था। इसकी मैया ओलंपियस जो थी, इसको कहता था तुम जो है भगवान का बेटा है, जूस का बेटा है। किसका बेटा है? भगवान का हाँ, फिलिप का बेटा ना है तुम, जूस का बेटा। अच्छा, सिकंदर भारत पे आक्रमण कब किया था? 325-26 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है ना? 326 ईसा पूर्व में किए थे। अच्छा, 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किए, उस समय कौन ऐसा राजा था, कौन ऐसा शासक था जो कि इसका जो है ना स्वागत किया था? सिकंदर का, ठीक है, कोई ऐसा राजा था जो भारत में उसका स्वागत किया था, उसको माला पहनाया था, ढोल नगारा बजवाया था? बताओ, बताइए। वहाँ का राजा था आम्बी। आम्बी का। कौन? आम्बी। तक्षशिला का राजा आम्बी। आम्बी। कौन? आम्बी। उसी को गद्दार कहा जाता है। तक्षशिला का राजा आम्बी। आम्बी। अच्छा, युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के पोरस साथ। के साथ। किसके साथ? पोरस के साथ। कौन नदी के किनारे? झेलम झेलम नदी। नदी। झेलम बोलेगा, बितस्ता बोलेगा बितस्ता। उसको, या हाइडे स्पीच का युद्ध बोलेगा? तो झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध, या बितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पोरस और पोरस और सिकंदर सिकंदर के बीच। पोरस और सिकंदर के बीच। सिकंदर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? पोरस और सिकंदर के बीच। ठीक है, पोरस और सिकंदर के बीच। सिकंदर के पोरस बीच से हुआ पहले था। चलिए राखी आगे बताइए। नहीं, नहीं, पोरस सिकंदर। नहीं जीता, पोरस नहीं जीता, सिकंदर जीता था। लेकिन उसको उसका सिकंदर नहीं, पोरस जीता था, सिकंदर जीता, सॉरी सिकंदर जीता था, पोरस नहीं जीता था। चलिए आगे। मेगास्त्र। हम लोग ट्रेन के बगले में रहते हैं ना, इसीलिए ट्रेन का भी आवाज बीच बीच में होल्ट मारने के लिए आ जाता है। हाँ, हाँ, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज था। वेरी गुड। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सेनापति था। किसका सेनापति था? सिकंदर का। सिकंदर का सेनापति था। किसका? सिकंदर का। सिकंदर का। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुका फेरार। चेतक नाम था। बुका फेरार। बुका फेला क्या था? बुका फेरा। अच्छा, चेतक नाम याद आ गया तो बताइए, चेतक महाराणा किसका? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का था। किसका था? महाराणा प्रताप का घोड़ा महाराणा का प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। अच्छा, राम सिंह किसका नाम था? हाँ, न रामदास। रामदास था वो पचमा महात्मा गांधी का अच्छा बताइए, शिवाजी के हाथे का नाम क्या था? रामदास। शिवाजी खाती का क्या नाम था? रामदास। हाँ, याद रखना है। चलिए आगे। तब में सिकंदर के साथ जो आया था इतिहासकार सब, माना विद्वान सब, उसका जानकारी बहुत ही क्या है, आश्चर्यजनक नहीं है, स्रोत है, स्रोत है। मतलब अच्छा है, लिखा हुआ बढ़िया और से वर्णित है। चलिए बताइए तो कौन कौन आया था? अनिसिक्रेटस आया था, निरियाकस, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, 3 गो आया था। कौन कौन? अनिसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और निरियाकस। निरियाकस कौन था? जल सेनापति भी था। निरियाकस कौन था? सिकंदर का जल सेनापति। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे। डाइमेकस, अच्छा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? हाँ, था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 205 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 205 ईसा पूर्व। हुआ था ना। तो युद्ध में कौन हार गया था ये बताइए? सेल्यूकस निकेटर हार गया था। सेल्यूकस निकेटर जब हार गया था तो सेल्यूकस निकेटर बिंबिसार को क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दे दिए? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान 4 को दिए। उस शादी में दिया उसके बेटी से। नहीं, जीतने के बाद ये 4 प्रांत उसको दिए थे, ठीक है ना। शादी वादी में नहीं दिए, वो दूसरा चीज है। शादी में जो है कार्नेलिया के कारण मुंबई दिया गया था वो राजकुमार को, वो है ब्रिटिश काल का बात। सेल्यूकस निकेटर के बेटी के साथ जो शादी हुआ था, वो बात की बात है। सेल्यूकस निकेटर हार गया तो 4 गो प्रांत जो है इसको देना पड़ा गया था। हाँ, ये 4 प्रांत उसको दिया 500 हाथी और दिए। 500 हाथी इसको भेंट में दिया था, ठीक है। और इसी संधि के तहत जो है विवाह जो संपन्न हुआ था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ, पुत्री का विवाह जो है उसके साथ हुआ था। किसके? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य से शादी हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए
तो मेगास्थनीज उसके दरबार में आया था, उसकी किताब का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की किताब का नाम क्या है? यानी इंडिका। इंडिका नाम है। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका नाम है। चलिए, इंडिका लिखा है, इसमें मौर्य युगीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा, मौर्य युगीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है किससे? इंडिका इंडिका। इंडिका से। अब वहीं पे दे देगा अर्थशास्त्र भी, तो पहले इंडिके मारना है, ठीक है ना। वो राज प्रशासन के बारे में है अर्थशास्त्र, ठीक है ना, राजनीति से संबंधित है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, किसके दरबार में आया था? बिम्बिसार के। किसके दरबार में आया था? बिंबिसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? अच्छा, बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। चलिए, डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, किसके दरबार में आया था? डायोनिसियस। अशोक अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? अशोक के दरबार। चलिए, टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में, अच्छा कौन किताब लिखा? टॉलमी। प्लिनी। अरे, प्लिनी भी लेखक है। टॉलमी जो है भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल। अब प्लिनी क्या लिखा? नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री। हिस्ट्री। क्या लिखा? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। चलिए, इसमें प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री जो है, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अच्छा बोलिए, पेरिप्रस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है, इसका लेखक का क्या नाम है? अज्ञात लेखक है, इसका जानकारी प्राप्त नहीं है। किताब खाली लिखा, अपना नाम दर्शाना भूल गया था बेचारा, ठीक है ना। यात्रा पे है। नहीं, ये दक्षिण भारत की इतिहास नहीं पे आया था। करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, ठीक है। उस समय के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अब बताइए, चीनी लेखक के बारे में जानकारी और लीजिए। फाहियान किसके दरबार में आया था? फेनसांग कहाँ का था? फाहियान। फाहियान जो है, ये चीनी था, चीनी यात्री था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? हाँ। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। कौन वंश से? गुप्त वंश से। कौन वंश से? गुप्त वंश से। इसका भी नाम विक्रमादित्य है, ठीक है ना। इसने मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। 14 वर्ष तक भारत में रहा। चलिए, संयुगन 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। हेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। हेनसांग जो भारत आया तो सबसे पहले कौन भारतीय राज्य में पहुंचा? कपिसा। कौन राज्य में पहुंचा? 15 वर्ष तक भारत में ठहरा और 645 में चीन को प्रस्थान कर गया, ठीक है ना। यह अध्ययन करने आया था नालंदा विश्वविद्यालय में और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत। अच्छा, हेनसांग का किताब का नाम क्या है? सीयूकी। फाहियान का फोक्यूकी। क्या नाम है? हेनसांग का? चलिए, सीयूकी। इसमें 138 देश का विवरण। कितना देश का? 138। ठीक है। इसके अनुसार हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा क्या था? शूद्र। अच्छा, शूद्र का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? चरण से। कहाँ लिखा है ये चीज? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के। हाँ, पुरुष सूक्त में लिखा गया। किसमें? हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का पूजन भी किया था। चलिए, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य कौन थे? बताइए, कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध। चलिए, अरबी लेखक की बात करेंगे। अरबी लेखक अलबरूनी। पहले इत सिंह के बारे में जानकारी कीजिए। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। अच्छा बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कौन बनाया? कुमारगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक। विक्रमशिला का? पाल वंशीय शासक धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। चलिए, कुमारगुप्त और धर्मपाल दोनों भाई था क्या? कौन? ये गुप्त वंश का है और धर्मपाल पाल वंश का है, तो भाई कैसे हो जाएगा? पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। बंगाल में पहली बार निर्वाचित हुआ था, पहली बार, ठीक है ना। गुप्त वंश का शासक सर्वप्रथम, मतलब गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। तब तो कैसे भाई हो गया? चलिए, हाँ, अरबी लेखक
महमूद गजनी के साथ कौन कौन भारत आया था? अरबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी, फरोकी। हाँ, अलबरूनी, उत्तबी, फिरदौसी, फर्रुखी सब आया था। अलबरूनी कौन किताब लिखा? तहरीक हिंद, तहकीक हिंद, ठीक है, भारत की खोज भी करते हैं इसको। इसमें बहुत जानकारी दिया हुआ है। क्या क्या जानकारी दिया हुआ है देखिए। अच्छा, अलबरूनी जो है वो ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान कौन देश है? मध्य एशिया का देश है। कौन देश है? मध्य एशिया में क्या गो देश? 5 देश। कौन कौन? तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। KKTTU। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 गो देश है। हाँ, तो ये जो है ना तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का? तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, राजधानी कहाँ है तुर्कमेनिस्तान का? अशगाबाद। अशगाबाद। कहाँ है? अशगाबाद। चलिए आगे। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान, यानी बहुत सारी चीज के बारे में जानकारी दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा तहकीक हिंद कौन भाषा में लिखा हुआ किताब है? अरबी में। कौन भाषा में? अरबी में। अभी डायरेक्ट ये भी नहीं पूछ लेगा, सोचता है कि विद्यार्थी रट्टा मार चुका है। तहकीक हिंद कौन लिखा? अलबरूनी। अब पूछेगा किस भाषा में लिखा गया? अरबी में लिखा गया है। कौन भाषा में? चलिए, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। अगली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था हम लोग के BPSC ट्री में कि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के, हम ऐसे ही बताते हैं आप लोग को, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता आया था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का था। पहले पूछता था क्या इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब कहेगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन विदेशी यात्री आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता के किताब का नाम रिहला है। क्या है? इसका यात्रा वृत्तांत है। क्या है? चलिए, 14वीं शताब्दी में भारत के उपमहाद्वीप सामाजिक सांस्कृतिक विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। कौन ईस्वी में? उस समय में भारत पे कौन शासन कर रहा था, यानी दिल्ली पे कौन शासन कर रहा था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक कर रहे थे। दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का न्यायाधीश काजी नियुक्त किया था। अच्छा, सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा कौन था शासक? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन बेचारा का सब चीज क्या हो जाता था? उल्टा हो जाता था, फेल हो जाता था जितना कार्य योजना बनाता था। चलिए आगे। और लेखक के अन्य लेखक के बारे में बात करेंगे तो 2 तिब्बती लेखक है, तारानाथ का किताब का नाम क्या है बताइए? कंग्यूर तंग्यूर। क्या नाम है? अच्छा, एगो है मार्को पोलो, यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, तो पांड्य देश के इतिहास के लिए उपयोगी है। ठीक। अच्छा, दक्षिण में संगमकालीन राजा कौन कौन है पता है? चेर, चोल, पांड। चेर, चोल और पांड। तो वही पांड्य वंश के समय में आया था। पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? नेडियोन था। कौन था? नेडियोन था। चलिए आगे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी आज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? कनिंघम को। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ये पूछता है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्य, वरुण और नासत्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए बोगाज कोई एशिया माइनर का जो है ना बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्व है। ठीक है ना? समझ गए? क्वेश्चन क्या है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई यानी एशिया माइनर का, अच्छा एशिया माइनर का ये प्रमुख क्यों है या महत्व क्यों, बहुत महत्व क्यों है इसका? क्योंकि इसमें 4 वैदिक देवता कौन कौन? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वरुण, मित्र, नासक। चलिए आगे। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है ना? किससे? चलिए, सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र कौन अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ठीक है ना?
सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? बताइए। सहगौरा अभिलेख। कौन है? सहगौरा अभिलेख है। चलिए, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। चलिए, भारत पर सर्वप्रथम होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी देने वाला सहगौरा अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। कौन अभिलेख? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, ठीक है, जिसको भीतरी अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है ना। हुन आक्रमण भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलता है। कौन अभिलेख? भीतरी अभिलेख। चलिए, सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख। कौन अभिलेख? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से मिलता है। कौन सा शासक जो है? भानुगुप्त, ठीक है ना, याद रखना, भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। खूब पूछेगा, किस वंश के शासकों की जो इतिहास जो लिखा गया है वो अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? सातवाहन। सातवाहन का संस्थापक सिमुक। कौन था? अब पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछता है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच मध्यस्थ यानी पुल के रूप में, कड़ी के रूप में, चेन के रूप में किस शासक ने या कौन वंश के शासक ने शासन किया? आंध्र सातवाहन। कौन? आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। कौन थे? सिमुक थे। आंध्र सातवाहन में गौतमी पुत्र सतकर्णी, बलश्री, ठीक है, ये सब हुए थे, गौतमी, बलश्री वगैरह। आगे, रेशम बुनकर की जानकारी जो की श्रेणी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन अभिलेख से? हाँ। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। गड्ढा घर यानी गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कश्मीरी नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। हाँ, इसमें जो है ना उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी या मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। हाँ। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। आहत सिक्का। कौन सिक्का? आहत सिक्का। साहित्य में इसी को कसारपन कहा गया है। क्या कहा गया है? कसारपन। प्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया। कौन शासक ने? यवन शासक। यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने के कार्य कौन ने किया? यवन शासक। यवन शासकों ने। चलिए बताइए अब अभिलेख के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख कौन राजा यवन से संबंधित है? कलिंग राज खारवेल। कलिंग राजा? खारवेल। हाँ, कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन। अच्छा, रुद्रदामन से पता चला है। किससे? रुद्रदामन। शक शासक थे, शक वंश के शासक, शक शासक थे। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री से। किससे? गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त जो है कौन वंश से संबंधित? गुप्त वंश से। कौन वंश से? गुप्त वंश। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन हाँ किसे कहा जाता है? याद करके बोलिएगा थोड़ा देर में। चलिए आगे, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय जो कौन वंश से संबंधित थे? चालुक्य। चालुक्य वंश से। चलिए आगे, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन। यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भोज। प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। विजय सेन। बंगाल शासक विजय सेन। अच्छा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप लोग को ऐसी ही मतलब तैयारी करना है तो डेली देख लीजिए इसको, बाद में अच्छा लगेगा तो अपना सब्सक्राइब कीजिएगा।